वेलकम टू माय चैनल सिस्टमैटिक स्टडी। तो फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर चल रहा था और इसमें ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंस शीट क्या होता है, इसमें कौन कौन से आइटम्स लिखे जाते हैं, किस ऑर्डर में लिखे जाते हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझेंगे कि बैलेंस शीट को बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स और लायबिलिटीज़ को शो करता है। ये बताता है कि बिजनेस के पास कौन कौन सी एसेट्स हैं और कितने अमाउंट की एसेट्स है, और दूसरी तरफ इसके पास कौन कौन सी लायबिलिटीज़ है और कितने अमाउंट की लायबिलिटीज़ है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास करंट एसेट्स कितनी है, नॉन करंट एसेट्स कितनी है, इंटेंजिबल एसेट्स कितनी हैं, लायबिलिटीज़ में भी करंट लायबिलिटीज़ कितनी है, लॉन्ग टर्म लोन्स कौन कौन से हैं, है ना, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कौन कौन सी है, ये सब शो होता है बैलेंस शीट से। तो कुल मिला के बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, इसीलिए बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन भी बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विथ अ व्यू टू मेजर द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑन अ सर्टेन फिक्स्ड डेट। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट के लिए बनाई जाती है। जो इन्फॉर्मेशन है वो उसी डेट के लिए रेलिवेंट होती है। हो सकता है कि अगले दिन उसकी एसेट्स चेंज हो गई हो या लायबिलिटीज़ चेंज हो गई हो। ठीक है, इट शोज एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट। एसेट्स मीन्स पोजेशंस ओन्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच विल प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। लायबिलिटीज मीन्स द अमाउंट्स दैट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओ टू अदर पार्टीज। तो एसेट का मतलब क्या हो गया? जिससे हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, जो हमारे लिए पोजेशंस है, फ़ायदे की चीज़ है। लायबिलिटीज़ का मतलब क्या हुआ? वो अमाउंट जो हमें फ्यूचर में किसी को देना है, जो हमारे ऊपर लायबिलिटीज़ है, हमने दूसरों से ले रखा है, हमें उन्हें पे करना है। ठीक है, और जो ये इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, बैलेंस शीट इस इक्वेशन के बेसिस पे बनता है ना, इसीलिए इस इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, आइटम्स टू बी शोन ऑन एसेट साइड आर करंट एसेट्स। तो सबसे पहले हम एसेट साइड में करंट एसेट्स को दिखाते हैं। करंट एसेट्स मतलब ऐसे एसेट्स जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। इट मीन्स द एसेट्स दैट वुड बी रियलाइज्ड विद इन वन फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स। तो जो कस्टमर्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से क्रेडिट पे गुड्स परचेज करते हैं वो डेटर्स कहलाते हैं। वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट्स है क्योंकि वो फ्यूचर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पे करने वाले हैं। राइट। बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स क्या करते हैं, कई बार बिल साइन कर देते हैं, उस पर अमाउंट लिखा होता है और फ्यूचर डेट लिखी होती है जिस पे वो पेमेंट करेंगे। ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है और ये प्रूफ होता है पेमेंट का। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट चाहिए तो वो इस बिल को लेके बैंक में जा सकती है और इसे बैंक से डिस्काउंट करा सकती है। बैंक क्या करता है कि उस बिल में जो अमाउंट है उसका कुछ परसेंट अपने पास डिस्काउंट के फॉर्म में रख लेता है और वो कैश करा के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दे देता है। ठीक है, अब फ्यूचर में क्या करेगा, डेटर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट ना करके किसको पेमेंट करेगा? बैंक को, क्योंकि बैंक ने वो अमाउंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ऑलरेडी पे कर दिया है। ठीक है, तो ये होता है बिल्स रिसीवेबल। एक्रूड इनकम, जो इनकम एक्रूड हो गई है, अर्न हो गई है, जिसके लिए हमने गुड सप्लाई कर दिए हैं या सर्विस प्रोवाइड कर दी है, बट वो अभी तक अमाउंट के फॉर्म में हमारे पास नहीं आई है, हमने रिसीव नहीं किया है, वो एक्रूड इनकम कहलाती है। ये एक एसेट है क्योंकि फ्यूचर में इससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है। इन्वेंट्री और स्टॉक, तो जो भी गुड्स में सेलिंग परचेजिंग की जाती है वो इन्वेंट्री कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। ये रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो सकता है, सेमी फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड गुड्स हो सकता है। राइट। नेक्स्ट इज नॉन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स कौन से थे? जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। वही जो एसेट्स एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं होते उन्हें नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। ये फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, ये बेचने के लिए नहीं खरीदे जाते, इन्हें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करने के लिए खरीदा जाता है। इन्हें भी दो कैटेगरीज में बांटा गया है, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स मीन्स द एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जैसे कि फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। और इंटेंजिबल एसेट्स कि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये फिजिकली कोई सब्सटेंस नहीं होता, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, हम इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट इसकी वैल्यू होती है, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। ये सबसे ज़्यादा परमानेंट एसेट्स होते हैं और इन्हें बैलेंस शीट में सबसे नीचे लिखते हैं।
अब लायबिलिटीज़ साइड पे आते हैं। लायबिलिटीज़ में भी सबसे पहले आता है करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ का मतलब ऐसी लायबिलिटीज़ जिन्हें हमें 1 साल के अंदर पे करना है, जैसे कि बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, मतलब वो एक्सपेंसेस जो ड्यू हो गए हैं बट अभी तक हमने उसे पे नहीं किया है, जैसे कि अप्रैल के महीने में मार्च के महीने की सैलरी पे नहीं की है, तो वो क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गई। सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो जब सप्लायर से हम क्रेडिट पे रॉ मटेरियल्स या फिनिश्ड गुड्स खरीदते हैं तो वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हमें फ्यूचर में पे करना होता है, इसीलिए वो लायबिलिटीज़ में लिखे जाते हैं। बिल्स पेएबल, जब हम क्रेडिटर से क्रेडिट पे गुड्स परचेज करते हैं तो उन्हें एक बिल साइन करके देते हैं जो बिल पेएबल कहलाता है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जब हम गुड्स सप्लाई नहीं करते या सर्विसेज परफॉर्म नहीं करते बट इनकम हमें पहले ही मिल जाती है तो वो हमारे लिए एक लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि फ्यूचर में या तो गुड्स सप्लाई करना है या सर्विस परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो करंट लायबिलिटीज़ के बाद लिखा जाता है नॉन करंट लायबिलिटीज़, ऐसी लायबिलिटीज़ जिसे हमें 1 साल के बाद पे करना है। इट मीन्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ विच आर टू बी पेड आफ्टर 1 फाइनेंशियल ईयर, लाइक लॉन्ग टर्म लोन्स। उसके बाद आता है कैपिटल। कैपिटल मतलब होता है वो अमाउंट जो बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अगर नेट प्रॉफिट होता है तो इसे कैपिटल में ऐड कर देते हैं, नेट लॉस होता है तो इसे कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। ड्राइंग्स अगर कुछ होती है तो उसे कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। जब बिजनेस एंटरप्राइज का ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से गुड्स लेता है या कैश लेता है तो वो ड्राइंग्स कहलाती है और इसे उसकी कैपिटल में से माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, अमाउंट इन रुपीज़ इज गिवन, कैपिटल 2,20,000, क्लोजिंग स्टॉक 62,500, गुडविल 27,000, प्लांट एंड मशीनरी 95,000, बिल्स पेएबल 24,250, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, बिल्स रिसीवेबल, फर्नीचर, ड्राइंग्स, कैश इन हैंड, क्रेडिटर्स, डेटर्स, नेट प्रॉफिट। ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है और इसका यूज़ करके हमें बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तो सिंपली हम फॉर्मेट बनाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि इनमें से कौन सा एसेट्स है, कौन सी लायबिलिटीज़ है और एक एक करके उन्हें लिखते जाएंगे। बट इन एसेट्स और लायबिलिटीज़ का एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, इन्हें लिक्विडिटी के फॉर्म में लिखा जाता है। सबसे पहले करंट एसेट्स आती हैं, उसके बाद नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। लायबिलिटीज़ में भी पहले करंट लायबिलिटीज़ आएंगी, नॉन करंट लायबिलिटीज़ आएंगी और लास्ट में कैपिटल आएगा, ठीक है। तो हमने जब क्वेश्चन में देखा तो सबसे पहले हमें क्या दिख गया, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है तो इसे लिख देंगे। उसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, ये लिख देंगे। उसके बाद है डेटर्स, तो एक एक करके हम सारे करंट एसेट्स को लिखते जाएंगे। कैश इन हैंड 38,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, बिल्स रिसीवेबल 33,500, डेटर्स 49,000, क्लोजिंग स्टॉक 62,500। ये करंट एसेट्स बस पहले लिखे होने चाहिए। अगर आप बिल्स रिसीवेबल पहले लिख देंगे, डेटर्स बाद में लिख देंगे या डेटर्स पहले लिख देंगे, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। करंट एसेट्स पहले आने चाहिए और उसके बाद नॉन करंट एसेट्स आने चाहिए। तो क्लोजिंग स्टॉक तक था हमारा करंट एसेट्स, उसके बाद नॉन करंट एसेट्स आ गए, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, और लास्ट में इंटेंजिबल एसेट आता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा परमानेंट होता है। इसी तरह से लायबिलिटी साइड में हमने सबसे पहले करंट लायबिलिटीज़ लिखा, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज गिवन है 2,000, ठीक है। क्रेडिटर्स गिवन है, तो ये सारे एक एक करके हम लिख देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000, बिल्स पेएबल 24,250, क्रेडिटर्स 36,000, ठीक है। उसके बाद आते हैं कैपिटल पे। अब कैपिटल में देखिए कैपिटल कितना गिवन है, 2,20,000 कैपिटल गिवन है। नेट प्रॉफिट इज़ 36,250 और इसके अलावा ड्राइंग्स गिवन है 24,000। तो इन तीनों चीज़ों को हमें देखना है। सबसे पहले हम लिख देंगे कैपिटल 2,20,000, उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट 36,250, तो ये आ जाएगा 2,56,250। इसमें से लेस करेंगे ड्राइंग जो कि है 24,000, इसको इसमें से माइनस किया तो ये आया 2,32,250, ये है नेट कैपिटल, ठीक है। और ये सारी लायबिलिटीज़ है। लायबिलिटीज साइड का टोटल करेंगे
तो ये आएगा 3,34,500। एसेट साइड का टोटल करेंगे तो ये भी आएगा 3,34,500। तो इसका मतलब हमारा ये बैलेंस शीट करेक्ट है, दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, तो आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ आपका फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने एक एक करके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आप उन वीडियोस को देखिए, समझिए कंसेप्ट को, और उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।